वंडरफुल सेंचुरी थी हिस्ट्री की। यहाँ पे बड़े बड़े ग्रेट थिंकर्स थे जैसे बुद्धा, महावीरा, हेराक्लिटस, कन्फ्यूशियस, लोआथिस लिव्ड एंड प्रीच्ड देयर आइडियाज इन दिस सेंचुरी। यहाँ पे अपने आइडियाज को प्रीच कर रहे थे। इन इंडिया द रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन वर स्ट्रॉन्ग इन द 6th century BC। अब यहाँ पे रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस जो थे ना वो स्ट्रॉन्ग थे, कब कहाँ पे? 6th century BC में। यहाँ पे क्या राइज हो रहा था? हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स। जो ऑर्थोडॉक्सी होती है कि हाँ भाई इस कल्चर का उस कल्चर से, आप अपने ही कल्चर को लेके बड़े डोमिनेंट हो, दूसरे के कल्चर को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो होती है ऑर्थोडॉक्सी। तो उनके अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे थे। और among द मोस्ट सक्सेसफुल जो कौन रहे इसमें? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जिसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे बहुत रहा। और एक रिमार्केबल जो यादगार, मतलब आज भी जैन लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं इंडिया में। बेशक उनकी पॉपुलेशन कम है बट स्टिल इंडिया में जैन पॉपुलेशन भी है एंड बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी है। पहला टॉपिक जो इसमें दे रहा है हमें, द कॉज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब क्या कॉज क्या था बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज होने का? The primary cause for the rise of Jainism and Buddhism was the religious unrest in India in the 6th century BC। पहला इनका जो कॉज था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का, ये अनरेस्ट, मतलब यहाँ पे ना इंडिया में 6th century BC में एकदम ये रिलीजियस अनरेस्ट, जो मतलब ऑर्थोडॉक्सी होती है उनके लिए बोलना, उनकी चीजों को चैलेंज करना, ये एक मेजर कॉज था। The complex ritual and sacrifices advocated in the later Vedic period were not expectable to the common people। अब जो ये कॉम्प्लेक्सिटी थी ना रिचुअल्स को लेके, बलि सेक्रीफाइसेस मतलब बलि प्रथा को लेके लेटर वैदिक पीरियड में, ये एक्सेप्टेबल नहीं थी बुद्धिस्ट और जैनिज्म को। जो सपोर्टर्स थे, जो लोग थे या कॉमन पीपल थे, उन लोगों को। पहले तो कॉमन पीपल को ही नहीं पसंद थी, आम आदमी को ही नहीं पसंद आता। ये क्या मतलब हुआ किसी की जान देनी, किसी का ये बलि देनी, ये पसंद नहीं आ रही थी। The, the sacrificial ceremonies were also found to be too expensive। अब ना ये जो चीजें थी ना ये बहुत एक्सपेंसिव में थी। The superstitious beliefs and mantras confused the people। जो superstitions से मतलब काला जादू वगैरह टाइप के, और जो ये मंत्रास थे ये लोगों को कंफ्यूज कर रहा था। The teaching of Upanishads are an alternative to the system of sacrifices। जो उपनिषद की ये थी ना ऑल्टरनेटिव, मतलब सिस्टम के सेक्रीफाइसेस वर हाईली फिलोसफिकल इन नेचर। ये क्या थी? फिलोसफिकल थी नेचर को लेके। therefore not easily understood by all। अब जो उपनिषद की जो टीचिंग थी ना ये मतलब ऑल्टरनेटिव था, सेक्रीफाइसेस को लेके ऑल्टरनेटिव था, बट ये बहुत फिलोसफिकल थी, बहुत हाईली फिलोसफिकल। इसको आम आदमी के लिए समझना आसान नहीं था। Therefore, what was needed in the large interest of the people was simply short and intangibly way of salvation for all the people। ये ना मतलब एक तरह से लोगों का इंटरेस्ट सिंपल, शॉर्ट और इंटेलिजेंटली लोगों को मोक्ष की तरफ टुवर्ड्स लेने के काम करता है कौन? उपनिषद। Such religious teachings should be in a language known to them। और ये religious चीजें जो थी ना, ये language जो थी ये लोगों को पता थी, ये लोग easily read कर पाते थे। This need was fulfilled by the teaching of Buddha and Mahavira। अब यही काम किया कि इन्हीं की टीचिंग्स ने, यही टीचिंग्स इन्होंने दी बुद्ध और महावीरा ने। Other than the religious factors, social and economic factors also contributed to the rise of these two religions। अब रिलीजियस फैक्टर्स में क्या क्या आ गया? सोशल, इकोनॉमिकली, इन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया कि इन दोनों रिलीजियस को उठने में। द रिजिड कास्ट सिस्टम प्रिवलेंट इन इंडिया जनरेटेड टेंशंस इन द सोसाइटी। जो एकदम रिजिड है ना कास्ट सिस्टम, उसको लेके उन्होंने मतलब जनरेट की, टेंशन जनरेट हो रही थी लोगों के बीच में। जैसे कुछ लोग हैं, कुछ बोलते हैं हम बनिए हैं, बनियों में ही शादी करेंगे, हम डोगरा हैं, हम डोगरों में शादी करेंगे, हम कश्मीरी हैं, कश्मीरियों में ही शादी करेंगे, हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम्स में ही शादी करेंगे।
तो ये रिजिडिटी जो फॉर्म होती है वो टेंशन क्रिएट करती है अपने ही लोगों में। हायर क्लास enjoyed certain privileges which were denied to the lower class। जो हायर क्लास के लोग थे वो इंजॉय करते थे हर चीज को, वो डिनाई कर देते थे लोअर क्लास में। जैसे आज भी हम लव मैरिज के टाइम पे देखते हैं, कुछ लोग होते हैं कि हाँ उनको चाहिए कि हमारी लव मैरिज हो। तो अगर कोई मान लो डोगरा कल्चर का है और कोई कश्मीरी कल्चर का है, तो वो डिनाई कर देते हैं कि नहीं, डोगरा कल्चर के साथ कश्मीरी कल्चर, डोगरा कल्चर के डोगरा कल्चर के साथ कश्मीरी कल्चर की शादी नहीं हो सकती, या कश्मीरी कल्चर की डोगरा कल्चर के साथ, दोनों ही पार्टीज अगेंस्ट हो जाती हैं। कभी कभी तो कास्ट में आ जाते हैं कि बनिए पंडित में शादी नहीं करेंगे, पंडित बनियों के साथ शादी नहीं करेंगे, एक मानेगा तो दूसरा रूठ जाएगा, दूसरा मानेगा तो पहले वाला रूठ जाएगा। ये कभी कभी दोनों पार्टीज ही नहीं मानती है। तो ये जो सारी चीजें थी ना, ये टेंशन क्रिएट करती है सोसाइटी में। कभी कभी होता है अपर कास्ट लोअर कास्ट में नहीं शादी करेंगे, लोअर कास्ट की लड़की अपर कास्ट में नहीं आएगी, अपर कास्ट की लड़की लोअर कास्ट में नहीं जानी चाहिए, ये सारी चीजें भी होने लगती है। तो इससे क्या होता है, टेंशन क्रिएट होती है। जब टेंशन क्रिएट होती है तो हमारा यूथ डिस्ट्रैक्ट होता है। जब यूथ ही हमारा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर हम किसको लेके चलेंगे? हमारे पास यूथ फिर गलत कामों में इंडल्ज होना शुरू हो जाता है। जब यूथ गलत कामों में इंडल्ज होता है तो हमारी ही सोसाइटी, हमारी ही कंट्री डाउन जाना शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को ना वैसे इन चीजों से बहुत ऊपर उठ जाना चाहिए। अब ये कोई मतलब नहीं रह गया इन सब चीजों का। हमें इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ जाना चाहिए। उनको इन सब चीजों में हमें ध्यान देना ही नहीं चाहिए। कौन अपर क्लास है, कौन लोअर क्लास है, भाई हम इंसान हैं। जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और हमें ब्लड की जरूरत होती है ना, तो हम ये नहीं पूछते ये कौन से कास्ट का इंसान, कौन से कल्चर का इंसान या कौन सी रिलीजन का इंसान आके हमें खून दे रहा है। तब हमें सिर्फ खून दिखता है और कुछ भी नहीं। और हमने कभी डॉक्टर से पूछा है आप कौन सी कास्ट के हो? कभी अपर क्लास में जाके पूछा है, अच्छा आप लोअर क्लास के डॉक्टर हो, हम आपसे इलाज नहीं करवाएंगे? या लोअर क्लास वाला बोलता है कि आप अपर क्लास वाले हो, हम आपसे आप इलाज नहीं करवाएंगे क्योंकि आप हमें डॉक्टर। ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता ना। आप स्कूल्स में पूछते हो ना, आप डॉक्टर्स को पूछते हो, स्पेशली डॉक्टर्स को नहीं पूछते हो। तो फिर ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब क्यों करना? और यही चीजों का फायदा तो हमारा वेस्ट उठाता है। वो वेस्ट उठा के फिर अपनी न्यूज़पेपर्स में ये सब कुछ छापता है, हमारी इमेज डाउन होती है। तो प्लीज बीइंग स्टॉप दिस ऑन दिस ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स। वी आर ह्यूमंस, दैट्स इट। इससे ऊपर हम कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और ऑल्सो द क्षत्रियस हैड रिप्रेजेंटेड द डोमिनेशन ऑफ द प्रिस्टली क्लास। अब ये क्षत्रियस को ना कैसे रिप्रेजेंट, डोमिनेटिंग क्लास है, ये तो गुस्से वाले हैं। It should be Kshatriyas हो गए Rajputs. It should also to be noted that both Buddha and Mahavira belong to the Kshatriya religion. अब हमें देखना चाहिए बुद्धा जी कितने शांत थे, महावीरा जी की टीचिंग्स को देखना चाहिए। दोनों तो क्षत्रिय रीजन से थे, ये दोनों कोई ब्राह्मण का फैमिली से तो नहीं आते, ये तो क्षत्रिय थे। इनको गुस्सा नहीं आया क्या? ऐसे ही लोगों को बोल के रखा है क्षत्रिय राजपूत है, और ये तो ऐसी हरकत करेगा, ये तो ऐसी हरकत करेगा भाई, ये तो राजपूत है ना, ये तो करेगा। ये सारी चीजें आने लगती है। फिर क्यों आने लगती है? फिर भी नहीं सोचना चाहिए। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड लेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वेश्यास। जैसे जैसे ग्रोथ होने लगी ट्रेड की, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने लगी इकोनॉमिक कंडीशंस की। अब इकोनॉमिक कंडीशंस किसकी इम्प्रूव होने लगी? वैश्य। वैश्य कौन होते हैं? जो मर्चेंट्स होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स संभालते हैं, उनको ये वैश्य टर्म दी गई थी। As a result, they wanted to enhance their social status, but the orthodox Varna system did not allow this. अब ये जो चाहते थे कि इनहांस हो, सोशल स्टेटस एनहांस हो, बट ये जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था ना वरना का, ये इन चीजों को ऑर्थोडॉक्सी ही नहीं अलाउ करती ना। ऑर्थोडॉक्सी तो है हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई वाला सिस्टम, या अपर कास्ट लोअर कास्ट, या कल्चर्स में डिफरेंस करना, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में शादी नहीं करेगा, ये सब कुछ भी नहीं होता। ये सब बकवासबाजी, सब बकवासबाजी। अगर इतना ही सब कुछ होता तो फिर लोग उठाए ना मुद्दे। जब
सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर खान से शादी की है। एक जहीर खान ही आई थिंक, मेरे को प्रॉपरली नाम याद नहीं है। की है ना। एक्टर्स एक्ट्रेसेस कर रहे हैं तब नहीं कोई झंडे गाड़ता, तब तो कोई नहीं आता। ऐसे तो सारे आ जाते हैं कि हाँ ऐसे में शादी कर ली, वैसे में शादी कर ली, ये होगा हमारी ना कट जाएगी, तब नहीं कंट्री की ना कटती। जो ग्लोबल लेवल पे जो पूरे वर्ल्ड में जिनको वो लोग देख रहे हैं, जब सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की तब नहीं नाक कटी, तब नहीं कुछ हुआ। तब तो लोगों ने बोला वाह क्या प्यार है। तो अगर नॉर्मल लोग कर ले तो वो प्यार नहीं है, वो तो भाई नाक कट रही है, कल्चर खत्म हो रहा है, कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तब नहीं होता क्या? जब सैफ अली खान की बहन पता नहीं किसने ये कश्मीरी कल्चर में शादी की तब नहीं कल्चर खतरे में आया। सब बकवास बाजी है। अपना पढ़ने पे ध्यान दो। और कुछ भी नहीं है। अगर ये सब कुछ देखना है तो हॉस्पिटल्स में जाके पहले डॉक्टर को पूछो भाई तुम कौन से रिलीजन से कौन से इससे हो। अगर आप उनमें इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं करवा सकते तो उनसे इलाज भी मत करवाइए, उनसे कोई भी फेवर मत लीजिए। अब है जैनिज्म, लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा। पहले इनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। आज हम जैनिज्म को कंप्लीट करेंगे। 539 से लेके 467 बीसी तक इनका पीरियड था। वर्धमान महावीरा वॉज द 24th तीर्थंकारा ऑफ द जैन ट्रेडिशन। तीर्थंकारा 24वें तीर्थंकारा थे जैन ट्रेडिशन के। ये कहाँ पे बोर्न हुए थे? कुंदाग्राम नियर वैशाली। वैशाली टू क्षत्रिय पेरेंट्स सिद्धार्था एंड त्रिशला। इनके पेरेंट्स कौन थे? सिद्धार्था और त्रिशला। इनकी शादी किससे हुई थी? यशोदा से। इन और इनकी एक बेटी थी। At the age of 30 he became to ascetic and wandered of 12 for 12 years. In the 13th year of his penance, he attained the highest spiritual knowledge called Kevalgana. अब 12 साल जो 30 साल की उम्र में इन्होंने अपने आप को संन्यास की, हाँ मैं संन्यास की तरफ जाऊंगा। और 13वें साल में, 13वां जब साल था तो इन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज गेन की। देर देर आफ्टर ही वॉज कॉल्ड महावीरा एंड जीना। इनको उसके बाद क्या कहा जाने लगा? महावीरा और जीना। इनके फॉलोअर्स को फिर क्या कहते हैं? जैन्स कहते हैं। एंड इनके रिलीजन को जो फॉलो करते हैं, इनकी टीचिंग्स को, प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करते हैं, उनको क्या कहते हैं? जैनिज्म कहते हैं। ही preached his doctrines for 30 years. इन्होंने अपनी जो भी शिक्षा थी लोगों को देनी थी वो कितने साल तक दी? 30 साल तक दी। और कब मर गए ये? सेवन एट द एज ऑफ 72 एट पावा नियर राजगिरा में। राजगिरा में इनकी डेथ हो गई। अब इनकी टीचिंग्स क्या थी? इनके जैनिज्म के, उनको तिरंथास भी कहते हैं। तीन जेम्स: राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट फेथ का क्या मतलब होता है? बिलीफ इन टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीरा। जिनकी टीचिंग या विजडम किस मतलब अच्छी टीचिंग और विजडम को शो करता है। राइट नॉलेज क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी that there is no God and that the world has been extinguishing without a creator and that all object possess a soul। एक कि अपने आप को एक्सेप्ट करो और यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है भगवान की। और हर एक क्रिएटर में, हर एक जीव में जान है। राइट कंडक्ट रेफर्स टू ऑब्जर्वेशन 5 ग्रेट वॉज। नॉट टू इंजर, किसी को इंजर नहीं करना है। नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना है। नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी है। नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। नॉट टू लीड इमोरल लाइफ, इमोरल लाइफ नहीं जीनी है, मोरालिटी से जीनी है। बोथ क्लेर्जी एंड लेमैन had to strictly follow the doctrine of असीमा, अहिंसा की ये जो फॉलो करनी है। Mahavira regarding all objects, both animated and inanimated, have souls and various degrees of conscious। हर एक की अपनी एक soul है और various degrees हैं, वो कहाँ तक conscious है, कहाँ तक conscious नहीं है। They possess life and feel। हर एक के पास लाइफ है, वो फील कर सकते हैं पेन को और सबको इंजरी होती है। महावीरा रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वेदास एंड ऑब्जेक्टेड टू द वैदिक रिचुअल्स। और उन्होंने ना ये महावीरा जी ने ना रिजेक्ट की ये सारी थ्योरीज को
और वेदास को, जो वैदिक रिचुअल्स है उनको फॉलो किया। ही एडवोकेटेड ए वेरी होली एंड एथिकल कोड ऑफ लाइफ। ये ना बहुत होली और एथिकल कोड्स की तरह अपनी लाइफ को जीते थे। इवन द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर वाज कंसिडर्ड एज सिंफुल एज इट कॉजेज द इंजरी ऑफ अर्थ, worms एंड एनिमल्स। अब जैनिज्म में ना जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो वहां पे क्या कहते हैं ये कि एग्रीकल्चर से काम करना, खेती बाड़ी करना, ये भी एक पाप है, क्योंकि हम बहुत अर्थ को तो एक इंजरी दे ही रहे हैं, साथ में जो उसमें कीड़े मकोड़े हैं उनको भी हम हार्म कर रहे हैं, उनको भी लग रही है, वो भी हमारे हाथों से कहीं ना कहीं मर जाते हैं। सिमिलरली द डॉक्ट्रिन ऑफ asceticism and reunification was carried to extremely length, the practice of starvation, nudity, and other forms of self-torture. ये बोलते थे, ये बोलते कि हाँ स्टारवेशन, भूखे रहो, जैसे न्यूडिटी में रहो, कपड़े मत पहनो। ये आपने देखा होगा, ये बिना सिले कपड़े डालते जो फुली फॉलो करते हैं इनको। अच्छा, और ये अपने आप को सेल्फ, अदर फॉर्म्स ऑफ, जो जिन्हें हम आम भाषा में सेल्फ टॉर्चर कहते हैं। अब जैनिज्म स्प्रेड कैसे हुआ? महावीरा ऑर्गेनाइज संघ, इन्होंने एक ऑर्गेनाइज की संघ, जिसमें ये अपनी टीचिंग्स को फैला रहे थे, और एडमिटेड, और इन्होंने हर एक को लिया, मेन को भी लिया और वुमेन को भी लिया, बोथ मॉन्क्स एंड ले फॉलोअर्स, अपने मॉन्क्स को भी फॉलोअर्स को भी। The rapid spread of Jainism was due to the dedicated work of the member of Sangha। और ये जैनिज्म किसकी वजह से ज्यादा फैला? जो संघ के मेंबर्स थे, जो डेडिकेटेड थे, उन्होंने इनको ज्यादा फैलाया। इट्स स्प्रेड रैपिडली इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और कर्नाटका में ज्यादा फैला। चंद्रगुप्त मौर्य करविला ऑफ किंग ऑफ Karvela of Kalinga and the royal dynasty of South India was such as the Gangas, Kadambas, Chalukyas, Rashtrakutas, ये भी किसको पैट्रनाइज करते थे? जैनिज्म को। By the end of the 4th century BC, there was a serious famine in the Ganges Valley। अब ना फेमाइन कब आई? 4th century BC में। Many Jain monks led by Bahadur Bagu and Chandragupta Maurya came to Sarvana Belgola in Karnataka. They who stayed back in North India were led to the monk and named Satgulaba had changed the code of conduct for the monks। अब इन्होंने क्या किया? अपने चेंज ऑफ कंडक्ट को चेंज कर दिया, कोड्स को चेंज कर दिया। दिस लेड टू द डिवीजन ऑफ जैनिज्म। अब यहाँ से दो डिवीजन सेक्ट्स की हुई। एक हो गए श्वेतंबरास व्हाइट क्लैड, एक दिगंबरास स्काई क्लैड और नेक्ड। The first Jain council was convened at Patliputra at Satulabahu, the leader of Digambaras in the beginning of 3rd century BC। पाटलिपुत्रा में हुई, दिगंबरास ने की, जो स्काई क्लैड और नेक्ड होते थे। कब शुरू हुई? कब की? जब 3rd century BC की शुरुआत हुई। The second council was held in Vallabhi in 5th century BC। सेकेंड काउंसिल कब हुई? वालाभी में हुई, और कब हुई? 5th century BC में। The final compilation of Jain literature called 12th Angas was completed in this council। जिसमें जैन लिटरेचर को 12 अंगास में वो कंप्लीट किया गया इन दिस काउंसिल में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म।